नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, अब हमारी परीक्षाएं, इकाई परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और बहुत ही जल्दी अब यूनिट टेस्ट होने वाला है। लेकिन हम लोगों ने अच्छी खासी पढ़ाई पढ़ ली है। हम लोग पाठ 10 तक पढ़ चुके हैं बच्चों। तो जो पहला यूनिट टेस्ट होगा हमारा, जो पहली इकाई परीक्षा होगी बस बच्चों, उसमें पाठ 4 तक आने की संभावना है। तो मैं सोचा कि अब आगे और बढ़ने से अच्छा है कि हम अपना रिवीजन का काम शुरू करें, पुनरावृत्ति का काम शुरू करें। तो मैंने आपके लिए ये एक वीडियो तैयार किया है जिसमें मैंने आपको पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 पाठ के पूरे अर्थ के साथ, प्रश्नोत्तर के साथ आपके लिए एक साथ तैयार किया है। तो आज आप सभी बहुत ही मन लगा के पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 का ये वीडियो देखेंगे और इसके साथ ही आप अपनी कॉपी शुरू करेंगे, अपनी कॉपी सामने रखेंगे और मिलाएंगे भी कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो एक आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, फिर से दिमाग में याददाश्त ताजा हो जाएगा और अपने नोट्स को भी आप मिला सकेंगे। ठीक है। और जिन बच्चों ने नोट्स तैयार नहीं किया है उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि वे इसी वीडियो में एक साथ पाठ 1, 2, 3 देखेंगे और तीनों नोट्स तैयार करेंगे। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं इस पुनरावृत्ति वीडियो को। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। छुट्टियां तो बहुत मजे में बीत रही होंगी, लेकिन ये जो छुट्टी है इसका हम सबको सदुपयोग करना है बच्चों। आज संस्कृत की कक्षा हम शुरू करने जा रहे हैं और आप हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। तो बच्चों, 6वीं और 7वीं कक्षा में आप लोगों ने संस्कृत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और स्कूल के वेबसाइट पर व्याकरण से संबंधित 4-5 वीडियो आपको देखने के लिए डाला गया था। उम्मीद है आप उसे देखे होंगे। आज से हम अपना पाठ शुरू करते हैं बच्चों। तो आप संस्कृत की किताब निकाल लीजिए और जो पहला पाठ है उसे खोल लीजिए। पहले पाठ का नाम है प्रथमः पाठः अभ्यासस्य महत्ता। अभ्यास का महत्व, जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है, यही हमारा पहला पाठ है बच्चों। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, पढ़ाना शुरू करूं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं बच्चों कि सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे, फिर पाठ का अर्थ समझेंगे और फिर वीडियो में जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको पाठ का लिखा हुआ अर्थ दिखाई देगा और उस अर्थ को मेरी आवाज में आप सुनेंगे भी। फिर आप उस वीडियो को रोक रोक करके पाठ का अर्थ अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर सबसे अंत में लिखा होगा, उसे भी आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। मतलब इस वीडियो में पूरा पाठ, पाठ से लेकर के प्रश्नोत्तर तक आपको मिल जाएगा। बस आपको सावधानी से खूब अच्छे से पहले पाठ को सुनना है, फिर उसका अर्थ देखना है और फिर प्रश्नोत्तर लिखना है। और अगर कोई कठिनाई हो तो व्हाट्सएप पर मुझे आप लिखेंगे और मैं आपको उसका निराकरण कर दूंगा। अगर आपके पास मेरा नंबर भी है, ये व्हाट्सएप है तो इसका नंबर भी होगा, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो अब और बातचीत न करते हुए चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। उम्मीद है आप अपनी किताब निकाल लिए होंगे। अब पहला पाठ खोलिए, अभ्यासस्य महत्ता। हम इसे शुरू करते हैं। अभ्यासस्य महत्ता। बच्चों, एक बात और है कि किताब आपके पास अगर नहीं भी हो, अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो आप इस पाठ को जो मैं पढ़ रहा हूं उसे सुने। सुनने से आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद उसका अर्थ भी आप लिख लेंगे और प्रश्नोत्तर भी आप लिख लेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। पुरा अवध प्रदेशे एकम गुरुकुलम आसीत। प्राचीन काल में अवध प्रदेश में एक गुरुकुल
था। तस्मिन् गुरुकुले अनेक छात्राः पठन्ति स्म। उस गुरुकुल में अनेक छात्र पढ़ते थे। तेषु छात्रेषु एकः मंदबुद्धि छात्रः अपि आसीत्। तेषु छात्रेषु एकः मंदबुद्धिः छात्रः अपि आसीत्। उन छात्रों में एक कमजोर बुद्धि वाला छात्र भी था। तस्य नाम भूपतिः आसीत्। उसका नाम भूपति था। सः अध्ययने कुशलः नासीत्। वह अध्ययन में कुशल नहीं था, अर्थात पढ़ने में कमजोर था। अतः सर्वे छात्राः तस्योपहासं कुर्वन्ति स्म। इसलिए सभी छात्र उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसके साथ मजाक किया करते थे। सः सदैव परीक्षायाम असफलः अभवत्। वह हमेशा ही परीक्षा में असफल हो जाया करता था। तस्य आचार्यः अपि तेन प्रसन्नः न आसीत्। उसके आचार्य भी उससे प्रसन्न नहीं थे। एकस्मिन् दिवसे आचार्यः अवदत्। एक दिन आचार्य ने कहा, भो भूपति, ऐ भूपति, तव भाग्ये विद्या नास्ति। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः गुरुकुलम परित्यज्य, इसलिए गुरुकुल का परित्याग करके, गुरुकुल को छोड़ करके, गृहं गच्छ कृषिं च कुरु, घर जाओ और खेती करो। एतत् श्रुत्वा भूपतिः अचिन्तयत्। यह सुनकर भूपति ने सोचा, क्या सोचा? नूनमेव मम भाग्ये विद्या नास्ति। नूनमेव मम भाग्ये विद्या नास्ति। अवश्य ही मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः अहम गुरुकुलात् गमिष्यामि, ग्रामे च कृषि कार्यमेव च करिष्यामि। इसलिए मैं गुरुकुल से जाकर गांव में खेती का कार्य करूंगा। फिर से देख लीजिए, अतः अहम गुरुकुलात् गमिष्यामि, इसलिए मैं गुरुकुल से जाकर ग्रामे च कृषि कार्यमेव करिष्यामि, गांव चला जाऊंगा और कृषि का काम करूंगा। अनंतरम सह गुरुकुलात् गृहं प्रति अचलत्। इसके बाद वह गुरुकुल से घर की ओर चला। सूर्यस्य आतपेन सह पिपासितः आसीत्। सूर्य की गर्मी से वह प्यासा था। पिपासितः आसीत्, प्यासा था। अतः जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत्। इसलिए पानी प्राप्त करने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए इतस्ततः भ्रमतः, इधर उधर भ्रमण कर रहा था। तदा सः एकम कूपम अपश्यत्। तब उसने एक कुआं देखा। तत्र एका बालिका कूपात् जलम निष्कासयति स्म। वहां एक बालिका कुएं से पानी निकाल रही थी। सहसा सह अपश्यत्। अचानक उसने देखा, यत रज्ज्वै कूपे गर्तानि अभवत्। तदा सह अचिन्तयत्। फिर से देखिए, सहसा सह अपश्यत्। अचानक उसने देखा, यत रज्ज्वै कूपे गर्तानि अभवत्, कि रस्सी के आने जाने से कुएं पर गड्ढे पड़ गए हैं। तदा सह अचिन्तयत्। तब उसने सोचा, क्या सोचा? यदि रज्ज्वा शिलाखंडे अपि गर्तम भवति। यदि रस्सी के आने जाने से पत्थर के टुकड़े पर भी गड्ढा हो सकता है, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि कुशलः भविष्यामि। तो बार बार अभ्यास से, पुनः पुनः अभ्यासेन, बार बार अभ्यास से अहमपि कुशलः भविष्यामि, मैं भी कुशल हो जाऊंगा। सह पुनः गुरुकुलम प्रति अचलत। वह फिर से गुरुकुल की ओर चल पड़ा। तम पुनः गुरुकुले दृष्ट्वा आचार्यः तस्य आगमनस्य कारणम अपृच्छत्। उसे पुनः गुरुकुल में देखकर आचार्य ने उसके आने का कारण पूछा।
सह संपूर्णम वृत्तांतम न्यवेदयत्, वह पूरी घटना को विस्तार पूर्वक बताया। तदा सह सततम अभ्यासेन परिश्रमेण च, तब वह लगातार अभ्यास और परिश्रम से महान विद्वान अभवत, बहुत महान विद्वान हुआ। सत्यम एतत्, सत्य ही है यह। क्या? सतत परिश्रमेव सफलतायाः मूलम अस्ति, लगातार परिश्रम ही सफलता का मूल है। जी हाँ बच्चों, लगातार परिश्रम करेंगे तभी हम सफल हो सकेंगे। तो बच्चों, ये पाठ का अर्थ था। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जो इसी पाठ में दिए हुए हैं। आप उन कठिन शब्दों को याद करेंगे और जैसे ही इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इस पाठ का प्रश्नोत्तर, इस पाठ का अर्थ और उससे आगे बढ़ेंगे तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर आपको दिखाई देगा। तो आइए पाठ के अर्थ की ओर चलते हैं और उसे लिखते हैं। प्राचीन काल में अवध प्रदेश में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल में अनेक छात्र पढ़ते थे। उन छात्रों में एक मंद बुद्धि छात्र भी था। उसका नाम भूपति था। वह अध्ययन में कुशल नहीं था, इसलिए सभी छात्र उसका उपहास करते थे। वह हमेशा परीक्षा में असफल होता था। उसके आचार्य भी उससे प्रसन्न नहीं थे। एक दिन आचार्य ने कहा, हे भूपति, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, इसलिए गुरुकुल छोड़कर घर जाओ और खेती करो। यह सुनकर भूपति ने सोचा, अवश्य ही मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, इसलिए मैं गुरुकुल से गांव जाऊंगा और कृषि कार्य ही करूंगा। इसके बाद वह गुरुकुल से घर की ओर चला। सूर्य की गर्मी से वह प्यासा था, इसलिए जल प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तब उसने एक कुआं देखा। वहां एक महिला कुएं से जल निकाल रही थी। अचानक उसने देखा कि रस्सी से कुएं पर गड्ढे बन गए हैं। तब उसने सोचा, यदि रस्सी से पत्थर के टुकड़े पर भी गड्ढा हो सकता है तो बार बार अभ्यास से मैं भी कुशल हो जाऊंगा। वह फिर गुरुकुल की ओर चल दिया। उसे फिर गुरुकुल में देखकर आचार्य ने उससे आने का कारण पूछा। उसने सारी बात बता दी। तब वह लगातार अभ्यास और परिश्रम से महान विद्वान बना। यह सत्य है, निरंतर परिश्रम ही सफलता का मूल मंत्र है। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है पहले पाठ में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी।
आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन की एक छोटी सी कहानी है, या यूं कहिए कि महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक संक्षिप्त कहानी है। उनका जीवन चरित्र है। आइए उसे पढ़ के समझते हैं। तो पहले पाठ की ही तरह पहले मैं पाठ को पढ़ के और आपको पाठ का अर्थ समझाऊंगा। उसके बाद जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पाठ का अर्थ लिखा हुआ दिखाई देगा और आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। आप वीडियो को पॉज करके और पाठ का अर्थ अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रश्न और अभ्यास दिखाई देगा। तो इस पूरे एक वीडियो में आपको ये पूरा पाठ से लेकर प्रश्न और अभ्यास तक सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। किताब निकालिए और मैं जो बोल रहा हूं, जिस तरह से आप कक्षा में मिलाया करते थे वैसे बैठ के मिलाइए। मैं पढ़ता हूं बच्चों। कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोदनो नाम नृपः आसीत्। कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोदन नाम के राजा थे। तस्य एकः पुत्रः आसीत्। उनका एक पुत्र था। तस्य विमाता गौतमी तम पालयत। उसकी विमाता गौतमी ने, विमाता मतलब सौतेली माँ भी हो सकता है बच्चों। विमाता मतलब माँ के समान जो स्त्री है वो भी विमाता होती है। तो इसका अर्थ हम यही लगाएंगे कि माँ के समान ही तस्य विमाता गौतमी तम पालयत। उसकी विमाता गौतमी ने उसे पाला। परिवारस्य जनाः तस्य स्नेहेन सिद्धार्थम कथयन्ति स्म। परिवार के लोग उसे स्नेह से सिद्धार्थ कहते थे। एकदा एकः वृद्धः ऋषिः राजप्रासादम आगच्छत्। एक बार एक वृद्ध बूढ़े ऋषि राजप्रासाद में अर्थात राजमहल में आए। सह बालकम दृष्ट्वा अवदत्। उन्होंने बालक को देखकर कहा, बोला, क्या कहा? भो नृपः, ऐ राजा, एषः बालः संसारं त्यक्त्वा सन्यासी भविष्यति। यह बालक संसार को त्याग कर सन्यासी हो जाएगा। एतत् श्रुत्वा शुद्धोदनः चिंतितः अभवत्। इसे सुनकर शुद्धोदन चिंतित हुए। सह एवं विधान उपायान अकरोत् यैह सिद्धार्थस्य हृदये संसारस्य प्रति अनुरागः भवेत्। उन्होंने ऐसा विधान और उपाय किया जिससे सिद्धार्थ के हृदय में संसार के प्रति प्रेम जागृत हो सके। शुद्धोदनः तस्य विवाहम् अपि अकरोत्। शुद्धोदन ने उनका विवाह भी कर दिया। किसका? सिद्धार्थ का। एकदा सिद्धार्थः सारथिना सह रथम आरुह्य नगरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम अगच्छत्। एक बार सिद्धार्थ सारथी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर, रथ पर चढ़कर नगरस्य सौंदर्यम, नगर का सौंदर्य, द्रष्टुम अगच्छत्, देखने गए। क्या अर्थ निकला बच्चों? कि एक बार सिद्धार्थ सारथी के साथ रथ पर चढ़कर नगर का सौंदर्य देखने गए। अब आगे देखिए। मार्गे सह एकम वृद्धम एकम रुग्णम एकम शवम च अपश्यत्। क्या अर्थ निकला? रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध यानी बूढ़े को, एकम रुग्णम एक रोगी को, एकम शवम और एक शव को अपश्यत देखा। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध को, एक रोगी को और एक शव को देखा।
एतान दृष्ट्वा सह सारथिम तेषाम इयम अवस्थायाम विषये अपृच्छत्। इसे देखकर उन्होंने सारथी से उनके इस अवस्था के बारे में पूछा। बहुत चकित हो गए सिद्धार्थ, उन्होंने इन दृश्यों को नहीं देखा था, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इन लोगों की ऐसी अवस्था क्यों है। सारथी है प्रत्यवदत, सारथी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वृद्धावस्था तो सर्वेषामेव भवति। वृद्धावस्था तो सबकी होती है। वृद्धावस्थां प्राप्य अथवा रुग्णाः भूत्वा जनाः संसारं त्यजन्ति। वृद्धावस्था प्राप्त कर अथवा लोग रोगी होकर ही संसार को त्यागते हैं, संसार का त्याग करते हैं। तदा ते मृताः भवन्ति, और वे मरते हैं। शव रूपेण च तिष्ठन्ति, और शव के रूप में बैठ जाते हैं, शव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से देखिए बच्चों, वृद्धावस्थां प्राप्य अथवा रुग्णाः भूत्वा जनाः संसारं त्यजन्ति तदा ते मृताः भवन्ति शव रूपेण च तिष्ठन्ति। वृद्धावस्था प्राप्त कर अथवा रोगी होकर लोग संसार का त्याग करते हैं, वे मृत होते हैं और शव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा सह खिन्नः अभवत्। सारथी के इस उत्तर को सुनकर वे अत्यंत दुखी और खिन्न मतलब होता है बच्चों दुखी होना, अत्यंत दुखी हुए। किम अहम अपि एव भविष्यामि, क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। किम अहम अपि एवं भविष्यामि इति चिंतयित्वा सह संसारात् विरक्तः अभवत्। क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, सह संसारात् विरक्तः अभवत्, वे संसार से विरक्त हो गए। विरक्त मतलब क्या होता है बच्चों? संसार को छोड़ देना। देखिए मैं कुछ शब्द आपको बताया था बच्चों, देखिए जैसे कि खिन्न होना, विरक्त होना, है ना। तो इन सब शब्दों को आप याद रखेंगे। हाँ, सह संसारात् विरक्तः अभवत्, रात्रौ सह राजभवनं परित्यज्य वनम अगच्छत्। इसे फिर से सुन लीजिए। रात्रौ सह राजभवनं परित्यज्य वनम अगच्छत्। रात्रि में उन्होंने राजभवन का परित्याग कर वन को चले गए। गया नाम स्थाने अश्वत्थस्य नीचैः 12 वर्षाणि पर्यन्तं तपस्यां कृत्वा सः ज्ञानम् अलभत्। गया नामक स्थान में अश्वत्थ वृक्ष मतलब क्या होता है बच्चों? अश्वत्थ। जब इसमें विसर्ग, अभी मैं इन शब्दों को आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूं बच्चों। इसमें जब हम इसे संस्कृत में प्रयुक्त करते हैं तो अश्वत्थः, विरक्तः, खिन्नः विसर्ग लगते हैं। तो गया नाम स्थाने अश्वत्थस्य नीचैः 12 वर्षाणि पर्यन्तं तपस्यां कृत्वा सः ज्ञानम् अलभत्। गया नामक स्थान में पीपल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक तपस्या करके वे ज्ञान प्राप्त किए। 12 साल तक उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की, तब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तस्मात् कालात् तस्याभिधानं बुद्धः अभवत्। उसी समय से उनका नाम बुद्ध हुआ। सः आजीवनं विश्वस्य कल्याणाय अहिंसा धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्।
उन्होंने आजीवन मतलब जीवन भर विश्वस्य कल्याणाय विश्व के कल्याण के लिए अहिंसा धर्मस्य उपदेशम अयच्छत्, अहिंसा के धर्म का उपदेश दिया। इस तरह से बच्चों महात्मा बुद्ध पाठ का यह अर्थ यहीं संपन्न होता है। मैंने कुछ कठिन शब्द आपको बताए, लेकिन इसी तरह के कुछ कठिन शब्द आपकी किताब में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यह कठिन शब्द दिया हुआ है बच्चों। इस कठिन शब्द को आप याद करेंगे तो ये पाठ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस पर भी विचार करें और इसके बाद ये जो हम पाठ का अर्थ समझ लिए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप इस वीडियो में, आपको इस पाठ का अर्थ लिखा हुआ मिल जाएगा और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएगा। और अगर किसी तरह की भी कठिनाई होती हो तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे बच्चों। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपना काम पूरा करिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज तृतीय पाठः विज्ञानस्य आविष्काराः में आपका स्वागत है। विज्ञानस्य आविष्काराः, विज्ञान के आविष्कार, हमारा ये तीसरा पाठ है बच्चों। हमेशा की तरह मैं इस पाठ का वाचन करूंगा, आपको समझाऊंगा। आप अपनी किताब खोल लीजिए और उसमें मिलाइए। एक एक लाइन में पढ़ूंगा, आप एक एक लाइन मिलाएंगे और मैं एक एक लाइन का आपको अर्थ बताऊंगा। आप पूरा अर्थ समझेंगे। एक बार समझ में नहीं आएगा, वीडियो को फिर से पीछे करके आप उसे देखेंगे, फिर आगे चलेंगे तो आपको इस पाठ का अर्थ लिखा हुआ दिखाई देगा, मेरी आवाज भी आपको सुनाई देगी और उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर होगा। तो एक पूरा इस वीडियो में पाठ 3 आपको कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। आप उसे अपने संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे और बहुत ही शुद्धता से लिखेंगे, एक भी गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा होगा या जो आपको लिखा हुआ मिलेगा उसमें जैसा लिखा होगा, मात्राओं की शुद्धता पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो मैं पाठ पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए। देखिए बच्चों, ये पाठ है विज्ञानस्य आविष्काराः, है ना, ये पाठ है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए ये शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ दिखा आपको, ये बहुत जरूरी है। इस शब्दार्थ को आपको हमेशा ध्यान देना है। इसमें जो कठिन शब्द है वो यहाँ पे है, उसका हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में अर्थ दिया हुआ है, तो आप और भी आसानी से इस पाठ को समझ जाएंगे। तो मैं शुरू करूं, आप सभी मिलाइए। तृतीय पाठः विज्ञानस्य आविष्काराः। आधुनिकम युगम विज्ञानस्य युगम कथ्यते। आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। सर्वत्रैव विज्ञानस्य चमत्काराः दृश्यन्ते। चारों ओर, सभी जगह, सर्वत्र विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। आधुनिक युगे विज्ञानेन विना किमपि कार्यं साधयितुं न शक्यते। आधुनिक युग में विज्ञान के बिना कोई भी काम किसी भी काम का साधन
नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं किया जा सकता। वयम द्यौलोके भूलोके अंतरिक्षे पाताले सागरे पर्वते सर्वत्रैव विज्ञानस्य चमत्काराः पश्यामः। हम सभी आकाश में, धरती पर, अंतरिक्ष में, पाताल में यानी धरती के अंदर, सागरे यानी समुद्र में, पर्वते मतलब पर्वत पर, सर्वत्रैव हर जगह ही विज्ञानस्य चमत्कारा पश्यामः, विज्ञान के चमत्कार देखते हैं। विज्ञानेन निर्मितानि अनेकानि यंत्राणि गृहे गृहे सन्ति। विज्ञान से निर्मित अनेक यंत्र घर घर में हैं। कौन कौन से यंत्र हैं? विद्युत व्यजनानि, विद्युत चुल्लिका, मुद्रण यंत्रम, शीत ताप नियंत्रकम, दूरदर्शनम, दूरभाषम, शीतकम, संगणकम, रेडियो यंत्रम, वायुयानम, रॉकेट यंत्रम इत्यादीनि नाना विधानि वैज्ञानिकोपकरणानि आधुनिकम जीवनम सुखदम तीव्रम सुगमम च कुर्वन्ति। बच्चों, थोड़ा बड़ा वाक्य है और इसमें बहुत सारी वस्तुओं के नाम संस्कृत में दिए गए हैं, इसलिए इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक जो उपकरणों के नाम हैं संस्कृत में, उन्हें आपको हिंदी में बता रहा हूं। देखिए, विद्युत व्यजनानि, बिजली से चलने वाले पंखे। विद्युत चुल्लिका, हीटर, बिजली से चलने वाला चूल्हा। मुद्रण यंत्रम, टाइपिंग करने वाला यंत्र। शीत ताप नियंत्रकम, शीत और ताप का नियंत्रण करने वाला। ठंड और गर्मी का नियंत्रण कौन करता है? एयर कंडीशनर। दूरदर्शनम, आप तो जानते ही हैं दूरदर्शन, टेलीविजन। दूरभाषम, दूरभाषम मतलब आपका फोन। शीतकम, ठंडा करने वाला उपकरण जिसे हम कहते हैं फ्रिज। संगणकम अर्थात कंप्यूटर। रेडियो यंत्रम यानी रेडियो। वायुयानम, वायुयान हवाई जहाज, हवाई जहाज। रॉकेट यंत्रम, आप तो जानते ही हैं रॉकेट। इत्यादि नाना विधानि वैज्ञानिकोपकरणानि, इस प्रकार नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण आधुनिकम जीवनम सुखदम तीव्रम सुगमम च कुर्वन्ति। आधुनिक जीवन को सुखद, तीव्र मतलब तेज, सुगमम मतलब आराम से चलने वाला, कुर्वन्ति कर दिया है। क्या अर्थ निकला? विज्ञान के आविष्कारों ने, और ये जो उपकरणों के नाम दिए हैं मैं फिर से बता रहा हूं, आप बहुत आराम से मिलाइए। विद्युत व्यजनानि, बिजली के पंखे। विद्युत चुल्लिका, हीटर। मुद्रण यंत्रम, टाइपिंग करने वाला यंत्र। शीत ताप नियंत्रकम, एयर कंडीशनर। दूरदर्शनम, टेलीविजन। दूरभाषणम, टेलीफोन। शीतकम, रेफ्रिजरेटर। संगणकम, कंप्यूटर। रेडियो यंत्रम, रेडियो। वायुयानम, हवाई जहाज। रॉकेट यंत्रम यानी रॉकेट। इत्यादि नाना विधानि वैज्ञानिक उपकरणानि, इत्यादि अनेक तरह के वैज्ञानिक उपकरण आधुनिकम जीवनम सुखदम तीव्रम सुगमम च कुर्वन्ति। आधुनिक जीवन को सुखद, तेज और सुगम करते हैं। बहुत बड़ा वाक्य था बच्चों, इसे इसलिए मैंने ज्यादा समय दिया, आप इसे बार बार समझेंगे। संगणकस्य आविष्कारस्तु, कंप्यूटर का आविष्कार विज्ञानस्य, विज्ञान का श्रेष्ठतमः आविष्कारः अस्ति, श्रेष्ठतम आविष्कार है। क्या अर्थ निकला? कंप्यूटर का आविष्कार विज्ञान का श्रेष्ठतम आविष्कार है। अस्य यंत्रस्य आविष्कारेण, इस यंत्र के आविष्कार से सर्वेषु क्षेत्रेषु विकासः जातः, सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा
है। इंटरनेट माध्यमेन तु वसुधैव कुटुंबकम जातम। इंटरनेट के माध्यम से तो पूरी धरती ही परिवार के रूप में परिवर्तित हो गई है। अब देखिए, मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं और आप इंटरनेट के माध्यम से अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आपका हमारा परिवार बिल्कुल एक जैसा हो गया। इसलिए इंटरनेट ने पूरी दुनिया को परिवार बना दिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे, दूरदर्शनस्य आविष्कारेण, दूरदर्शन के आविष्कार से जनाः गृहैव स्थित्वा, लोग घर में ही बैठकर विविध मनोरंजनस्य कार्यक्रमान, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम, समाचारादिभिः और समाचार इत्यादि च पश्यन्ति, देखते हैं। क्या अर्थ निकला? दूरदर्शन के आविष्कार से लोग घर में ही बैठकर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम और समाचार इत्यादि देखते हैं। अब बच्चों अगली लाइन देखिए, अगली पंक्ति देखिए। चिकित्सा क्षेत्रे, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान बलेनेव अद्य असाध्यान रोगान दूरीकर्तुं शक्नुमः। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के बल से ही आज असाध्य रोगों को दूर किया जा सकता है। युद्ध क्षेत्र, और युद्ध के क्षेत्र में क्या है? युद्ध क्षेत्रे अपि, युद्ध के क्षेत्र में भी आश्चर्यकारिणी सफलता अधिगता, आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है। क्या सफलता प्राप्त हुई है भाई? विज्ञानेन आविष्कृतः राडार नामक यंत्रेण, विज्ञान द्वारा आविष्कृत राडार नामक यंत्र के उपकरण के प्रयोग से शत्रुणाम वायुयानानाम आगमनम ज्ञातुम शक्नुमः। राडार के उपकरण से शत्रुओं के वायुयान के आगमन को हम जान सकते हैं। येन वयम देशस्य सुरक्षा व्यवस्थां दृढ़ कर्तुम समर्थाः भवामः, जिससे हम सभी देश की सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने में समर्थ हुए हैं। मतलब राडार से दुश्मन के वायुयानों का हम पता लगा लेते हैं और इस तरह से देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सक्षम हुए हैं। आगे, इदम सत्यम, यह सत्य है, यत विज्ञानस्य विकासेन संसारस्य जनाः लाभान्विताः भवन्ति। यह सत्य है कि विज्ञानस्य विकासेन, विज्ञान के विकास से संसारस्य जनाः, संसार के लोग लाभान्विताः भवन्ति, अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। परंतु परम अस्माकम एव एतत् कर्तव्यम अस्ति, हमारा यह भी कर्तव्य है, यह हमारा ही कर्तव्य है। क्या? यत विज्ञानस्य उपयोगः, कि विज्ञान का उपयोग मानव हिताय एव कर्तव्यः, मानव के हित में ही किया जाए, न तो मानव विनाशाय, न कि मानव के विनाश के लिए। ठीक है बच्चों, अंतिम लाइन फिर से देख लीजिए। क्या है कि इदं सत्यम यत विज्ञानस्य विकासेन संसारस्य जनाः लाभान्विताः भवन्ति, परम अस्माकमेव एतत् कर्तव्यम अस्ति यत विज्ञानस्य उपयोगः मानव हिताय एव कर्तव्यः, न तो मानव विनाशाय। अर्थ क्या निकला? यह सत्य है कि विज्ञान का विकास संसार के लोगों के लाभ के लिए हुआ है, परंतु हमारा ही यह कर्तव्य है कि विज्ञान का उपयोग मानव के हित के लिए हो, न कि मानव के विनाश के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी, मैं इस वीडियो में बार बार दोहराया नहीं हूं, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके एक लाइन को बार बार सुन सकते हैं, तो मुझे दोहराने की बार बार जरूरत नहीं है। इसके बाद इस पाठ का, इस पूरे पाठ का अर्थ आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर जो प्रश्नोत्तर है, ये पूरा प्रश्नोत्तर आपको आगे देखने को मिलेगा। मेरी आवाज भी आपको सुनाई देगी और आप जो आपकी जो फेयर कॉपी है, उस फेयर कॉपी में आप
लिख लेंगे और एक अच्छी सी कॉपी शुद्ध लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, अच्छी राइटिंग में लिखिए। स्कूल खुलेगा तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, और नहीं तो इसी व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपकी कॉपी चेक कर सकता हूं। इसलिए गंभीरता से पढ़िए बच्चों। आधुनिक युग विज्ञान का युग कहा जाता है। सब जगह ही विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। हम आकाश लोक में, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष में, पाताल में, सागर में, पर्वत पर सभी जगह विज्ञान के चमत्कार देखते हैं। विज्ञान से बने अनेक यंत्र घर घर में हैं। बिजली के पंखे, हीटर, छपाई मशीन, एसी, दूरदर्शन, टेलीफोन, फ्रिज, कंप्यूटर, रेडियो, हवाई जहाज, रॉकेट आदि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण आधुनिक जीवन को सुखद, तीव्र तथा सरल बनाते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार तो विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। इस यंत्र के आविष्कार से सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से तो पूरी धरती ही परिवार बन गई है। दूरदर्शन के आविष्कार से लोग घर में ही रहकर विभिन्न मनोरंजन के कार्यक्रम तथा समाचार आदि देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के बल से ही आज लाइलाज रोगों को दूर कर सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत राडार नाम के यंत्र से शत्रुओं के जहाज़ों का आना जाना जान सकते हैं, जिससे हम देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में समर्थ होते हैं। यह सत्य है कि विज्ञान के विकास से संसार के लोग लाभान्वित होते हैं, लेकिन हमारा भी यह कर्तव्य है कि विज्ञान का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। तो बताइए बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को अपनी तैयारी का हिस्सा बना सकते हैं और इसी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसे आप खूब सुने और लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इतने देर तक आप मेरे साथ थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।